अक्सर हिस्ट्री की किताबों में हम एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं कि अगस्त 1925 में लखनऊ के पास एक ट्रेन रोकी गई थी। सरफेस लेवल पर अगर देखें तो लगता है कि ये ब्रिटिश खजाने की बस एक सिंपल डिक्वाइटी थी। राइट, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब सोर्सेज और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की डीप रीड करते हैं ना, तो एक बिल्कुल अलग ही रियलिटी सामने आती है। वो एक्शन सिर्फ एक कॉलोनियल पावर को परेशान करने का तरीका नहीं था, बल्कि एक हाईली डिटेल्ड मॉडर्न फेडरल रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन को फंड करने का एक कोवर्ट ऑपरेशन था। उस पर्टिकुलर इवेंट को मोस्टली एक वायलेंट एक्ट की तरफ फ्रेम किया जाता है, लेकिन रेवोल्यूशनरीज का जो एक्चुअल आइडियोलॉजिकल विजन था ना, उनका जो ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था वो उस दौर के हिसाब से इतना एडवांस था कि उसने आज़ाद भारत की एक डेमोक्रेटिक फाउंडेशन सेट कर दी थी। और यही इस डिस्कशन का कोर फोकस भी है। आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, आर्ट एंड कल्चर पीटी 365 और उसके अपडेटेड पार्ट 1 के एग्जॉस्टिव सोर्सेज को अनपैक किया जा रहा है। इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ लिस्टेड फैक्ट्स को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इन कल्चरल और हिस्टोरिकल सोर्सेज के अंदर छिपे उन मैकेनिज्म्स को समझना है जो दिखाते हैं कि भारत ने हिस्टोरिकली अपनी सॉफ्ट पावर को कैसे प्रोजेक्ट किया, अपने पॉलिटिकल विजन और लिविंग हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट किया। राइट। ये अप्रोच इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर के जो एलिमेंट्स आज न्यूज़ में हैं, उन्हें आइसोलेटेड इवेंट्स की तरह नहीं देखा जा सकता। हाँ, चाहे वो नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो या एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। इन सभी डेवलपमेंट्स के पीछे एक क्लियर लॉजिकल थ्रू लाइन है जो इंडिया की कल्चरल कॉन्टिन्यूटी और ग्लोबल फुटप्रिंट को डिफाइन करती है। तो इस फुटप्रिंट की जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, वहीं से शुरू करते हैं। श्योर। सोर्सेस पॉइंट आउट करते हैं कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स अब इंडिया की 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई हैं। इस लिस्ट में आई थिंक 12 फोर्ट्स शामिल है ना? हाँ, 12 किले हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में हैं और एक जिंजी फोर्ट जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ये बेसिकली 17 से 19th सेंचुरी के दौरान डेवलप हुए थे। राइट। पर एक सवाल आता है दिमाग में, किले तो पूरी दुनिया में है, तो इन मराठा फोर्ट्स में ऐसा क्या यूनिक है जो इन्हें ग्लोबल स्टेज पर इतना मैसिव रिकॉग्निशन मिल रहा है? इन फोर्ट्स की यूनिकनेस इनकी इंडिविजुअल आर्किटेक्चर से ज्यादा ना इनके स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग में छिपी है। मराठा मिलिट्री स्ट्रैटेजी का कोर प्रिंसिपल लैंडस्केप को ही एक वेपन की तरह यूज करना था। ओह, ओके, लैंडस्केप एज अ वेपन। एग्जैक्टली। अगर सह्याद्री रेंज को देखा जाए तो वहां के फोर्ट्स जैसे शिवनेरी, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है, या फिर रायगढ़, जहां हिंदवी स्वराज का गोल्डन थ्रोन इस्टेब्लिश हुआ था, ये सिर्फ डिफेंसिव वॉल्स नहीं थे। तो और क्या थे? इनका कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया था कि स्टीप बसाल्ट रॉक फॉर्मेशंस और जो डेंस फॉरेस्ट्स हैं, वो नेचुरली एनिमी आर्मीज की मोबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते थे। वो प्रैक्टिकली इम्प्रेग्नेबल बन जाते थे। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस करने को मिलता है। माउंटेन्स के किले तो समझ आते हैं, लेकिन सोर्सेज में कोंकण कोस्ट के फोर्ट्स का भी बड़ा डिटेल्ड जिक्र है, जैसे विजयदुर्ग, जिसे ईस्टर्न जिब्राल्टर भी कहा जाता था। हाँ, विजयदुर्ग का मेंशन काफी प्रोमिनेंट है। और उसके अलावा खंदेरी और सुवर्णदुर्ग जैसे कोस्टल फोर्ट्स भी हैं। इन कोस्टल स्ट्रक्चर्स को देखकर मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आती है। ये सिर्फ पानी के बीच बने किले नहीं थे, बल्कि एक तरह का इंटरकनेक्टेड नेवल बेस सिस्टम थे। राइट। जैसे मॉडर्न वॉरफेयर में मैरीटाइम सप्लाई डिपोज और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस होते हैं ना, जो ओपन ओशन फ्लीट्स को रिप्लेनिश और प्रोटेक्ट करते हैं। क्या ये किले वही सेम लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क यूज कर रहे थे? ये कंपैरिजन काफी एक्यूरेट है एक्चुअली। मराठा नेवी उस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल मैरीटाइम फोर्सेस थी, और उस फोर्स को सस्टेन करने के लिए इन कोस्टल फोर्स का रोल बहुत क्रूशल था। वाओ। विजयदुर्ग का एक एग्जांपल लेते हैं। इसे ईस्टर्न जिब्राल्टर इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि ये सिर्फ दिखने में बड़ा था। इसके आसपास शैलो वाटर्स थे और एक अंडर वाटर रॉक वॉल थी जिसके बारे में यूरोपियन शिप्स को पता ही नहीं होता था। वेट, उन्हें पता नहीं था? बिल्कुल नहीं। हेवी ब्रिटिश गैलियंस आकर उन रॉक्स पर क्रैश हो जाते थे, जबकि मराठास की लाइटर और हाईली मैन्यूवरेबल शिप्स आराम से नेविगेट करके इन फोर्स के अंदर शेल्टर ले लेती थीं। ये लॉजिस्टिक्स और लोकल ज्योग्राफी का एक ब्रिलियंट इंटीग्रेशन था। जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री आर्किटेक्चर का ये ब्लेंड सच में माइंड बेंडिंग है।
टैंजिबल फोर्ट्स और फिजिकल लैंडस्केप्स की ग्लोबल पहचान तो क्लियर हो गई, पर अब एक ऐसी धरोहर की बात करते हैं जिसे हाथ से छुआ नहीं जा सकता। इनटैंजिबल हेरिटेज, राइट? हाँ, दिवाली को हाल ही में यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है, जो इंडिया का 16th एलिमेंट बन गया है। इस रिकग्निशन की सबसे खास बात यह है कि ये एक त्योहार की मेटाफिजिकल और फिलोसॉफिकल कॉन्टिन्यूटी को एक्नॉलेज करता है। इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो उन लिविंग प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है जो जनरेशन टू जनरेशन नेचुरली पास होती हैं। लेकिन यहाँ एक कंसेप्चुअल पुशबैक देना जरूरी लगता है मुझे। त्योहार तो हजारों साल पुराना है ना? हाँ। और सिर्फ मॉडर्न इंडिया में नहीं, सोर्सेज बताते हैं कि सदियों से इसका ग्लोबल डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था। फिर भी इसको यूनेस्को की इस लिस्ट में आने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता? लगता तो है, पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का एक हिस्टोरिकल बायस रहा है हमेशा से। शुरुआत में यूनेस्को और दूसरी हेरिटेज बॉडीज का फोकस ऑलमोस्ट एंटायरली टैंजिबल मॉन्यूमेंट्स और फिजिकल स्ट्रक्चर्स पर था। आई सी। उनके लीगल फ्रेमवर्क्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज बेसिकली इजीली मेजरेबल चीजों को डिफाइन करने के लिए लिखी गई थी। अब एक फेस्टिवल की इतनी डाइवर्स फिलोसॉफिकल लेयर्स, जिसके रिचुअल्स हर रीजन के हिसाब से ड्रास्टिक तरीके से बदल जाते हैं, उसे एक सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड डॉसियर में फिट करना ना एक प्रोसीजरल नाइटमेयर होता है। राइट। हर स्टेट में दिवाली मनाने का तरीका थोड़ा अलग है। एग्जैक्टली। इसलिए इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का कॉन्सेप्ट ही इंटरनेशनल पॉलिसी में काफी बाद में फॉर्मली अडॉप्ट हुआ। पर अगर उन डॉक्यूमेंटेशंस की हिस्टोरिकल डेप्थ देखी जाए ना, तो वो सच में स्टैगरिंग है। 11वीं सेंचुरी में सेंट्रल एशियन स्कॉलर अल बिरूनी ने अपनी किताब तारीख़ हिंद में इसका जिक्र किया था। बिल्कुल। फिर 15वीं सेंचुरी में एक वेनिशियन मर्चेंट थे निकोलो दे कॉन्टी। उन्होंने विजयनगर एम्पायर विजिट किया और वहाँ इन्यूमरेबल ऑयल लैम्प्स और फीस्टिंग की बात की है। और तो और अबुल फजल की आईने अकबरी में भी इस त्योहार का डिटेल में वर्णन मिलता है। जैनिज्म में तो इसका डायरेक्टली लॉर्ड महावीरा के निर्वाणा प्राप्ति से कनेक्शन है। इन अकाउंट्स को ध्यान से पढ़ने पर एक डीपर मैकेनिज्म समझ आता है। अल बिरूनी या निकोलो दी कॉन्टी बस एक लोकल फेयर डिस्क्राइब नहीं कर रहे थे। तो क्या रिकॉर्ड कर रहे थे वो एक मैसिव सब कॉन्टिनेंट वाइड सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिनन को रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसका स्केल किसी भी मिडीवल यूरोपियन फेस्टिवल से कई गुना बड़ा था उस वक्त। ये हिस्टोरिकल अकाउंट्स प्रूव करते हैं कि दीपावली हमेशा से एक हाइपर लोकल प्रैक्टिस और एक मैक्रो लेवल यूनिफाइंग कल्चरल थ्रेड, दोनों का काम एक साथ करता आया है। यूनिफाइंग कल्चरल थ्रेड्स की अगर बात हो ही रही है, तो एंशिएंट ट्रेडिशंस और ग्लोबल रिकग्निशन से आगे बढ़कर अब उन मूवमेंट्स पर आते हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को आकार दिया। इस साल हिस्ट्री के कुछ बहुत क्रूशियल माइलस्टोन्स मनाए जा रहे हैं। सबसे पहले 150 इयर्स ऑफ आर्या समाज। हाँ, ये एक बड़ा माइलस्टोन है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जिसका यूनिवर्सली नोन स्लोगन था बैक टू द वेदास। लेकिन सोर्सेज में एक टर्म बहुत प्रोमिनेंटली हाईलाइट की गई है और वो है मोनोथियज्म। ये उस वक्त के सोसाइटी के लिए इतना रैडिकल क्यों था? मोनोथियज्म को समझने के लिए उस दौर के सोशल फ्रैगमेंटेशन को देखना पड़ेगा। एक्चुअली 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी कास्ट रिजिडिटीज, अनटचेबिलिटी और हजारों डिवाइडेड लोकल सेक्ट्स में बटी हुई थी। काफी डिवाइडेड थी। जब दयानंद सरस्वती ने स्ट्रिक्ट मोनोथियज्म और वैदिक अथॉरिटी का आर्ग्यूमेंट दिया, तो वो बेसिकली एक इक्वलाइजर का टूल यूज कर रहे थे। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर ओरिजिन सोर्स यानी वेदास में इन रिजिड हायरार्कीज का जिक्र नहीं है, तो इन सभी डिवाइसिव प्रैक्टिसेस का रिलीजियस बेसिस ही जीरो हो जाता है। ओह वाओ, ये तो बहुत स्मार्ट अप्रोच थी। हाँ, ये सिर्फ एक रिलीजियस डिबेट नहीं थी, ये एक डीपली पॉलिटिकल और सोशल इंजीनियरिंग का स्टेप था ताकि एक फ्रैगमेंटेड सोसाइटी को एक झंडे के नीचे लाया जा सके। ये मैकेनिज्म सच में पावरफुल है और इसका इम्पैक्ट उनके स्पेसिफिक एक्शंस में साफ दिखता भी है। सोर्सेज क्लियरली स्टेट करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में ही पहली बार स्वराज टर्म का इस्तेमाल किया था, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस और आज़ादी की लड़ाई का सेंट्रल पिलर बन गया। बिल्कुल। एक और स्ट्राइकिंग डिटेल उनकी बुक सत्यार्थ प्रकाश से जुड़ी है। स्वामी जी गुजराती थे और संस्कृत के प्रोफाउंड स्कॉलर थे, लेकिन उन्होंने ये किताब हिंदी में लिखी। ये क्यों?
भाषा का चुनाव यह एक कैलकुलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी। अगर वो संस्कृत यूज करते तो उनका मैसेज सिर्फ एलीट स्कॉलर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाता, राइट, आम जनता तक पहुंचता ही नहीं। एग्जैक्टली। हिंदी उस वक्त मैसिव पॉपुलेशंस द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा थी। अपने कोर इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट को एक मास एक्सेसिबल भाषा में लिखना यह दिखाता है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव एलीट डिस्कोर्स नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पब्लिक मोबिलाइजेशन था। कन्या महाविद्यालय के थ्रू वुमेन्स एजुकेशन पर फोकस करना भी इस ब्रॉड बेस्ड एम्पावरमेंट का ही हिस्सा था। इसी मोबिलाइजेशन और रैडिकल पॉलिटिकल विजन ने आगे चलकर आज़ादी के स्ट्रगल को फ्यूल किया। और यहाँ आकर हम वापस उस ट्रेन डकैती पर आते हैं जिसका जिक्र शुरुआत में हुआ था। इस साल ककौरी ट्रेन एक्शन के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। हाँ, अगस्त 9, 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के रेवोल्यूशनरीज ने शाहजहांपुर से लखनऊ आने वाली 8 डाउन ट्रेन से ब्रिटिश ट्रेजरी फंड सीज किए थे। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ये नाम तो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ इस नैरेटिव को थोड़ा शिफ्ट करना ज़रूरी है क्योंकि एक्शन से ज़्यादा आइडियोलॉजी इम्पॉर्टेंट थी। बिल्कुल। ककोरी एक्शन की फिजिकल डिटेल्स पर इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि HRA के अंडरग्राउंड इंटेलेक्चुअल मैकेनिज्म्स पर ध्यान ही नहीं जाता। एग्जैक्टली। आई मीन सोर्सेज में HRA के 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है। एक उनका मैनिफेस्टो जिसका नाम ही रेवोल्यूशनरी था, और दूसरा उनका फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन जिसे येलो पेपर कहा जाता था। हाँ, वो येलो पेपर बहुत क्रूशल डॉक्यूमेंट है। राइट। इन डॉक्यूमेंट्स को देखने पर क्लियर होता है कि उनका एम सिर्फ गुस्सा निकालना या किसी कॉलोनियल ऑफिसर पर अटैक करना नहीं था। उनका येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज करता था, एक फेडरल रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सफरेज। 1925 में यूनिवर्सल सफरेज की डिमांड करना कितना बड़ा स्टेप था, इसको थोड़ा कंटेक्सचुअलाइज करना पड़ेगा। कंटेक्सचुअलाइज इस तरह किया जा सकता है कि 1920s के आसपास दुनिया की सबसे डेवलप्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में भी फुल यूनिवर्सल सफरेज, जहां महिलाओं और सभी मार्जिनलाइज्ड क्लासेस को बराबर वोटिंग राइट्स हों, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं था। वेट, रियली? वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं था? बिल्कुल नहीं, काफी जगह स्ट्रगल्स चल रहे थे। और यहाँ भारत में अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्राफ्ट कर रहे थे जहाँ वोट की पावर किसी की कास्ट, प्रॉपर्टी या जेंडर पर निर्भर नहीं करती। उनका स्ट्रगल सिर्फ आज़ादी तक लिमिटेड नहीं था, वो डिफाइन कर रहे थे कि आज़ाद होने के बाद कंट्री का स्टेट क्राफ्ट कैसा होगा। आई सी। तो पैसा उस स्टेट क्राफ्ट के लिए चाहिए था। एग्जैक्टली। कोकोरी एक्शन का एक लौता पर्पस उस मैसिव स्टेट बिल्डिंग विजन को फंड करना था। ये डिटेल्स तो पूरे हिस्टोरिकल इवेंट का लेंस ही चेंज कर देती हैं। एक डीप पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मॉडर्न हिस्ट्री में तो दिख रही है, पर सोर्सेज एक ऐसी वास्ट आइडियोलॉजिकल रिचनेस को एंशिएंट टाइम्स में भी अनर्थ कर रहे हैं। और इसके लिए अब कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलते हैं। ज़ाहनपोरा साइट पर जो नया एक्सप्लोरेशन हुआ है, हाँ, वहाँ एक मैसिव आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन हुआ है और कुशाना पीरियड, जो लगभग 1st से 3rd सेंचुरी CE का दौर था, उसके स्टूपा स्ट्रक्चर्स मिले हैं। इसके अलावा वहाँ कुशान एरा की पॉटरी और कॉपर आर्टिफैक्ट्स भी पाए गए हैं। इस डिस्कवरी की क्या सिग्निफिकेंस है? कुशाना एम्पायर की सबसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ना उनकी ज्योग्राफिकल रीच थी, जो सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्दर्न इंडिया तक फैली हुई थी। बारामूला की ये स्पेसिफिक डिस्कवरी इसलिए इतनी क्रूशियल है क्योंकि ये एग्जैक्टली एंशिएंट सिल्क रूट पर स्थित है। आर्किटेक्चर और इन आर्टिफैक्ट्स का मिलना इस बात का प्रूफ है कि कश्मीर बेसिन उस दौर में एक आइसोलेटेड वैली बिल्कुल नहीं था। इस सिल्क रूट वाले कॉन्सेप्ट को एक मॉडर्न डे एनालॉजी से ब्रेक डाउन करते हैं। आज के टाइम में ग्लोबल फाइबर ऑप्टिक केबल्स का नेटवर्क है जिसके थ्रू पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन और इंटरनेट फ्लो करता है ना। राइट, इंटरनेट हाईवे। एंशिएंट टाइम्स में सिल्क रूट बिल्कुल वही ग्लोबल नेटवर्क था। और कश्मीर के बारामुल्ला में एक कुशाना एरा स्टूपा का मिलना ऐसा है जैसे किसी मेजर इंटरनेशनल सर्वर हब का पता चल जाना। ट्रेडर्स सिर्फ सिल्क और स्पाइसेस लेकर नहीं जा रहे थे, वो अपने साथ इंस्क्रिप्शंस, लैंग्वेज, रिलीजियस टेक्स्ट और आर्ट फॉर्म्स का मैसिव डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। ये डेटा ट्रांसफर वाली एनालॉजी परफेक्टली फिट होती है यहाँ। इन ट्रांसकॉन्टिनेंटल हाईवेज पर जब लोग मूव करते थे तो उनकी आइडियोलॉजीज वहां सिर्फ ट्रांजिट में नहीं रहती थी, बल्कि लोकल ज्योग्राफी के साथ मिलकर एक नया हाइब्रिड कल्चर क्रिएट करती थी। कुशाना किंग्स खुद अलग अलग डीटीज को पैट्रोनाइज करते थे, जो उनके सिक्कों पर साफ दिखता है। तो एक मिक्स ऑफ कल्चर्स था वहां। एग्जैक्टली। ये एक हाईली सिंक्रेटिक सोसाइटी थी जहां महायाना बुद्धिज्म इसी रूट के थ्रू सेंट्रल एशिया और फिर चाइना तक सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हुआ। आइडियोलॉजीज के इस एंशिएंट ट्रांसमिशन की अगर बात करें
तो एक और स्पिरिचुअल लेगेसी हाल ही में फोकस में आई है, जो उस दौर के आसपास से ही अपनी रूट्स मेंटेन करती आ रही है। नवकार महामंत्र दिवस का सोर्सेज में प्रोमिनेंटली जिक्र है। जैनिज्म का ये सबसे रिवेयर्ड और यूनिवर्सल चैंट है, लेकिन इसकी जो कोर फिलोसॉफिकल ट्यूनिंग है वो इसके स्ट्रक्चर में ही बहुत अलग लगती है। इस मंत्र का स्ट्रक्चर ही इसका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। दुनिया के ज्यादातर रिलीजियस चांट्स में किसी एक स्पेसिफिक डेटी, गॉड या इंडिविजुअल क्रिएटर को इन्वोक किया जाता है, पर नवकार महामंत्र एक नॉन थीस्टिक इन्वोकेशन है। नॉन थीस्टिक? आई मीन किसी भगवान का नाम नहीं है इसमें? नहीं, इसमें अरिहंत, जिन्होंने इनर एनिमीज को जीत लिया है, सिद्धाज, जो लिबरेटेड सोल्स हैं, आचार्याज, उपाध्यायास और साधुस को नमन किया जाता है। बेसिकली आप पर्सनालिटीज को वर्शिप नहीं कर रहे हैं, आप उन वर्च्यूज और स्पिरिचुअल माइलस्टोन्स को वर्शिप कर रहे हैं जो किसी ने भी अचीव किए हों। यह एक बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है। इसे एक स्पिरिचुअल ओपन सोर्स कोड की तरह देखा जा सकता है। ये चैंट किसी एक सुप्रीम अथॉरिटी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि जो भी उस स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी और नॉन वायलेंस को अचीव करेगा वो इस सम्मान का हकदार हो जाएगा। ये डायरेक्टली एक हॉरिजॉन्टल स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, वर्टिकल हायरार्की नहीं। ये मैकेनिज्म ह्यूमन कॉन्शियसनेस को किसी एक्सटर्नल सेवियर पर डिपेंड होने के बजाय अपनी खुद की स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटी पर फोकस करने को फोर्स करता है। यही फिलॉसफी नवकार महामंत्र को इतना यूनिवर्सल और टाइमलेस बनाती है। टाइमलेस ट्रेडिशंस की इस जर्नी से अब एक प्रैक्टिकल टेरिटरी में आते हैं। जो इनटैंजिबल फिलॉसफीज थीं उनका डिस्कशन तो हो गया, पर उन टैंजिबल आर्ट्स का क्या, जो हमारी कम्युनिटीज में सदियों से जिंदा है और आज के कट थ्रोट ग्लोबलाइज्ड मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हैं। आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स की बात कर रही हैं, आई सपोज? बिल्कुल। यूपीएससी के सोर्सेज में इस बार जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग्स के जरिए लोकल आर्ट्स के लीगल प्रोटेक्शन पर हेवी फोकस है। जीआई टैग्स एक ऐसा इंटरसेक्शन है जहां सदियों पुरानी हाइपोलोकल ट्रेडिशनल नॉलेज सीधे इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ से टकराती है। पहले ना इन आर्ट्स का स्केल समझते हैं। सोर्सेज में कश्मीरी पश्मीना का जिक्र है। इसे कश्मीर वैली के लोकल आर्टिजन्स एक एक्सट्रीमली डेलिकेट और ट्रेडिशनल प्रोसेस से बनाते हैं, और इसका सोर्स मटेरियल हाई एल्टीट्यूड लद्दाख रीजन की चंगथांगी गोट का फाइन अंडरकोट है, जो -40 डिग्री टेम्परेचर्स सर्वाइव करने के लिए नेचुरल इंसुलेशन डेवलप करती है। राइट, उसका टेक्सचर बहुत यूनिक होता है। हाँ, उसके बाद कर्नाटका के बिद्री वेयर वासेस हैं, जहाँ जिंक कॉपर एलॉय बेस पर ऑक्सीडेशन से ब्लैक फिनिश लाया जाता है और उस पर फाइन सिल्वर इनले का काम होता है। और थर्डली ओडिशा का सिल्वर फिलिग्री पर्स, जिसे उसके तराकसी वर्क के लिए जीआई टैग मिला है, जिसमें प्योर सिल्वर वायर्स को इतना बारीक काटा जाता है कि उनसे इंट्रिकेट फ्लोरल और स्पाइडर वेब डिजाइन्स बनाए जा सके। इन तीनों क्राफ्ट्स में एक क्लियर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, और वो है इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इन्हें मास मैन्युफैक्चरिंग मशीन से परफेक्टली रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। इनका कैरेक्टर वहाँ के लोकल पानी, क्लाइमेट और उस्तादों की जेनरेशनली इनहेरिटेड मसल मेमोरी पर डिपेंड करता है। यहीं पर ना एक कंसेप्चुअल रोड ब्लॉक अटता है। मान लीजिए मैंने ओडिशा का एक फाइन ताराकसी पर्स खरीदा, उस पर एक सुंदर सा जीआई टैग का लोगो लगा है। देखने में ये एक प्रीमियम ब्रांडिंग एक्सरसाइज लगती है, जैसे ऑर्गेनिक या फेयर ट्रेड का लेबल होता है। पर क्या ये जीआई टैग असल में लोकल आर्टिजन्स के लिए ग्राउंड लेवल पर कुछ बदलता है, या ये सिर्फ एक फैंसी पेपर सर्टिफिकेट है? यहाँ ब्रांडिंग और लीगल प्रोटेक्शन के फर्क को समझना पड़ेगा। जीआई टैग का मैकेनिज्म ग्लोबल ट्रिप्स अग्रीमेंट यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से डिराइव होता है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। ओके, तो इसका वेट काफी ज्यादा है। इसका लीगल वजूद बहुत स्ट्रांग है। मान लीजिए यूरोप में कोई फास्ट फैशन ब्रांड सिंथेटिक वूल का स्कार्फ बनाता है और उस पर ऑथेंटिक कश्मीरी पश्मीना का टैग लगा देता है। बिना जीआई टैग के कश्मीरी आर्टिजन्स कुछ नहीं कर सकते थे। पर अब ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार या लोकल आर्टिजन यूनियन उस ग्लोबल ब्रांड को इंटरनेशनल कोर्ट्स में सू कर सकती है। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल टूल है। ये ट्रेडमार्क लॉ का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है,
जो प्योर एक ज्योग्राफिकल रीजन के लोगों को कॉपीराइट ओनर बना देता है। सो बेसिकली ये एक तरह का लीगल फोर्स फील्ड या डिजिटल वाटरमार्क है फिजिकल गुड्स के लिए। ये इंश्योर करता है कि ग्लोबल पायरेसी की आगे बढ़ती हुई वेव में इन सेंचुरीज ओल्ड इंडिजिनस क्राफ्ट्स को स्वॉलो न कर लिया जाए। ये क्लियर दिखाता है कि कल्चरल प्रिजर्वेशन अब सिर्फ म्यूजियम्स में नहीं होती, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट्स और लीगल ट्रीटीज में लड़ी जा रही है। एकदम सही ऑब्जर्वेशन है। कल्चर और इकोनॉमी आज की ग्लोबली कनेक्टेड दुनिया में ना सेपरेट एंटिटीज नहीं है। इकोनॉमी कल्चर को फंड करती है और कल्चर इकोनॉमी को प्रीमियम वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो चलिए सारे डेंस लैंडस्केप को सिंथेसाइज करते हैं। आज के इन सोर्सेस को एनालाइज करने के बाद एक कोहेसिव नैरेटिव इमर्ज होता है। मराठा आर्किटेक्चर के कोस्टल नेवल नेटवर्क्स का स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस हो, दिवाली के हिस्टोरिकल फुटप्रिंट का इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्टेटस हो, या फिर HRA का आज़ाद भारत के लिए एक मॉडर्न यूनिवर्सल सफरेज कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, और स्वामी दयानंद सरस्वती का मोनोथीज्म को यूज करके सोशल ऑर्डर रिफॉर्म करना भी उसी कड़ी का हिस्सा है। बिल्कुल। और अल्टीमेटली कुशाना पीरियड के एंशिएंट ट्रेड रूट्स से लेकर आज के ट्रिप्स अग्रीमेंट पावर GI टैग्स तक, ये सारी डिटेल्स हिस्ट्री को एक स्टैटिक सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि आज की पॉलिसी, आइडेंटिटी और ग्लोबल डिप्लोमेसी को शेप करने वाली एक्टिव फोर्सेस की तरह प्रेजेंट करती हैं। हिस्ट्री कभी भी क्लियर पास्ट टेंस नहीं होती है। इन सभी इवेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो ये है कि भारत हमेशा से अलग अलग फिलॉसफीज, टेक्नोलॉजीज और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स का एक डायनामिक इंटरसेक्शन रहा है, और उन मैकेनिज्म्स को समझकर ही आज के पॉलिसी चैलेंजेस का सेंस बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली। और इस एनालिटिकल जर्नी को एंड करने के लिए ना एक थॉट एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। सोर्स मटेरियल की डीपर रीडिंग में एक एंशिएंट पोर्ट सिटी का ब्रीफ मेंशन आता है जिसका नाम है मुजिरिस। ये केरला कोस्टलाइन पर स्थित था, और 1st सेंचुरी BCE में जब रोमन एम्पायर और ग्रीस अपने पीक पर थे, तब मुजिरिस पूरे मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के साथ ब्लैक गोल्ड यानी ब्लैक पेपर के स्पाइस ट्रेड का एपिसेंटर बन चुका था। प्लिनी दी एल्डर ने भी इस ट्रेड के स्केल को रिकॉर्ड किया है। हाँ, मुजिरिस उस दौर का एक मैसिव कॉस्मोपॉलिटन हब था जिसने सॉफ्ट पावर और प्योर इकोनॉमिक लेवरेज के बेस पर रोमन शिप्स को इंडियन शोर्स पर खींच लिया था। तो आज के इस डीप डाइव से निकलने वाला फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट ये है, अगर मुजिरिस जैसे पोर्ट ने एंशिएंट टाइम्स में अपने हाईली लोकलाइज्ड प्रोडक्ट्स, उस ब्लैक गोल्ड और अपने कल्चरल एक्सचेंज नेटवर्क के जरिए भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाया था, तो क्या हम एक नए साइकिल की शुरुआत देख रहे हैं? आज के टाइम का ब्लैक गोल्ड हमारे प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, हमारी यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। क्या ये मॉडर्न लीगल रिकॉग्निशंस और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स उसी एंशिएंट सॉफ्ट पावर को 21st सेंचुरी के टर्म्स में वापस ला रहे हैं? एक वॉर्न आउट पुराने मैप और आज की डिजिटल ट्रेड पॉलिसी के बीच कितनी सिमिलैरिटीज छिपी हैं, ये फैक्ट आगे के इंडिपेंडेंट रिसर्च और रिफ्लेक्शन के लिए सुनने वालों को काफी रिच मटेरियल देता है।